हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम हिमांशु गुप्ता है और फिजिक्स वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भाई भीष्मा सीरीज के अंदर आज की क्लास में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के एडवांस लेवल के क्वेश्चंस के बारे में आज की क्लास में हम बात करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले हर क्लास की तरह आज भी मैं आपको यही बात बोलूंगा, देखो यार, एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अलग होते हैं या कुछ बहुत ज्यादा उसमें तोप होती है। बस कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में समझने की जरूरत है, ठीक है। और इस सेशन का मैक्सिमम बेनिफिट आप तभी उठा पाएंगे जब सवालों का सॉल्यूशन देखने से पहले उन सवालों को खुद से अटेम्प्ट करेंगे, उनके बारे में इन डेप्थ खुद से सोचेंगे कि आखिर क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्यों ऐसा किया गया है। जब आप खुद से सोचोगे आपको काफी सारी चीजें समझ में आएंगी। साथ ही साथ जब आप सॉल्यूशन देखोगे तो सॉल्यूशन को और बेटर तरीके से आप समझ पाओगे कि ऐसा ही तरीका क्यों चूज किया गया, ठीक है। तो हर सवाल के पहले मैं आपको कुछ टाइम दूंगा, ठीक है। उस सवाल को खुद से वीडियो पॉज करके सॉल्व कीजिएगा और फिर उसका सॉल्यूशन देखिएगा तो आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। चल भाई, तो आज की क्लास में सबसे पहला सवाल आपके लिए ये रहा। चल, उम्मीद करता हूं सवाल को सॉल्व किया होगा। जरा देखिएगा क्या बोल रहा है। बोला हुआ है क्वेश्चन में कि एक अ करंट ऑफ 5 एम्पियर पासेस थ्रू अ कॉपर कंडक्टर और कॉपर कंडक्टर की रेसिस्टिविटी हमें दे रखी है, ठीक है। तो बेसिकली हमें यहां पर रो दे दिया है, यहां पर हमें करंट दे दिया है, ठीक है। ऑफ रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन 5 मिलीमीटर, तो हमें यहां पर रेडियस भी दे दी है, ठीक है। मैं इसको स्मॉल आर से लिख देता हूं, ठीक है। फाइंड द मोबिलिटी ऑफ चार्जेस इफ देयर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज 1.1 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। हमसे पूछा क्या है, सवाल में पूछा हुआ है मोबिलिटी निकाल दीजिए, ठीक है। तो अब इस सवाल को सॉल्व करने से पहले आपको मोबिलिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। मोबिलिटी क्या होती है, तो किसी भी चार्ज या किसी भी चार्ज कैरियर की मोबिलिटी, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ यही नहीं मॉडर्न फिजिक्स में भी लगता है, जहां पर सेमीकंडक्टर्स में चार्ज कैरियर्स की मोबिलिटी डिसाइड करनी होती है, ठीक है। तो मोबिलिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है मोबिलिटी का फॉर्मूला। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको यहां पर सवाल में दी हुई है 1.1 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई, बस अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। अब जरा देख इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल सकता हूं। तो अब कहानी आ गई है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। मैंने कहा यार इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा एक तो वी वोल्टेज से निकाल सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, V/D होता है। मैंने कहा क्या वोल्टेज दिया है, नहीं दिया, तो ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर पाऊंगा। और कौन सा फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, करंट से निकाल सकते हैं। करंट क्या होता है, NEA, सॉरी इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है। मुझे लगा है करंट डेंसिटी से निकाल सकता हूं, J = σE। इस वाले फॉर्मूले में सीधा सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है, ठीक है। मुझे करंट डेंसिटी, करंट पता है तो करंट डेंसिटी भी पता है, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, J क्या हो जाएगा I/A, करंट पर यूनिट एरिया, सिग्मा इंटू E। तो मैंने कहा यार ये तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से सीधा सीधा निकल गया, करंट I डिवाइडेड बाई एरिया इंटू सिग्मा। और 1/σ क्या होता है, रेसिस्टिविटी होती है, तो I इंटू रो बाई ए। मुझे करंट भी दिया हुआ है, मुझे एरिया भी दिया हुआ है, रेडियस दिया है, तो इसका मतलब मैं इस तरीके से निकाल सकता हूं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख देता हूं यहां पर, तो I इंटू ये वैल्यू यहां पर छाप दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1.1 इंटू 10⁻³ यहां पर आ जाएगा I इंटू रो और एरिया जाएगा ऊपर, ठीक है। तो अब वैल्यू मोबिलिटी 1.1 10⁻³ एरिया हो जाएगा πr², r कितना है 5 मिलीमीटर, तो 5 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर डिवाइडेड बाई करंट कितना दिया हुआ है 5 एम्पियर दिया हुआ है और रेसिस्टिविटी दी है 1.7 इंटू 10⁻⁸, ठीक है। तो बेसिकली मैंने सारी डेटा यहाँ पर रख दिया और इसको सॉल्व कर लूंगा तो जो भी आंसर आएगा मेरा आ जाएगा। मुझे दिख रहा है 5 से 5 तो खत्म हो रहा है, 10⁻³ 10⁻⁶
तो 1.1 इंटू पाई इंटू एक 5 बचा, 10 की पावर -6, 10 की पावर -3, 10 की पावर -9, ये ऊपर जाएगा, 10 की पावर +9 हो जाएगा। तो ये खत्म ही, पावर खत्म ही कर दूँ, डिवाइड बाई 17 कर देता हूँ, ठीक है, डिवाइडेड बाई 17। नीचे 17 10 की पावर -9 और ये 10 की पावर -6, 10 की पावर -9, तो ये हो जाएगा, ठीक है, 5.5 पाई डिवाइडेड बाई 17, ठीक है। अगर मैंने बोला कि 3.14 हो जाएगा तो लगभग 17 के आसपास ही ये पहुंचेगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन जो आएगा यही आएगा, ठीक है। शायद मैंने आंसर पहले मार्क करके रखा हुआ था, मैंने जब सॉल्व किया था। आंसर सॉल्व करोगे लगभग 1 के आसपास ही आएगा, बाकी कोई नहीं मैच करेगा, ठीक है। चलिए यार, अगला सवाल ये रहा, सॉल्व कीजिए। चल भाई, ठीक है, देखिएगा यार क्या बोल रहा है यहां पर। तो बोला हुआ है 6 इक्वल रेसिस्टेंसेस आर कनेक्टेड बिटवीन पी, क्यू एंड आर। यहां पर 6 इक्वल रेसिस्टेंसेस कनेक्ट करे हुए हैं, ठीक है। द नेट रेसिस्टेंस विल बी मैक्सिमम बिटवीन, आपको बताना है नेट रेसिस्टेंस किसके बीच में सबसे ज्यादा होगा। एक तरीका जो आपको जनरली बुक्स में मिलता है वो ये है कि पी क्यू के बीच में अलग से रेसिस्टेंस निकाल लेगा, पी और आर के बीच में निकाल लेगा, और क्यू और आर के बीच में निकाल लेगा, ठीक है। मैं यहां पर सीधा बोल रहा हूं, इसमें सबसे ज्यादा जो रेसिस्टेंस मिलने वाला है वो आपको मिलने वाला है पी और क्यू के बीच में। मैं सीधा सीधा बोल रहा हूं। सर आप डायरेक्ट कैसे बोल सकते हो? मैंने कहा डायरेक्ट इसीलिए बोल रहा हूं, देख भाई, अगर मैं पी और क्यू के बीच में निकालूंगा तो आर यहां पर हो जाएगा और बचा हुआ r/3 और ये r/2 सीरीज में आ जाएंगे, ठीक है। मतलब क्या, जब मैं रेसिस्टेंस बिटवीन पी और क्यू के बीच में बात करूंगा तो मुझे सर्किट कैसा दिखाई देने लगेगा? मुझे सर्किट दिखाई देगा कुछ इस तरीके का, एक रेसिस्टेंस, ये दूसरा रेसिस्टेंस, ये तीसरा रेसिस्टेंस, लेकिन ये वाला रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? r/3, ये क्या हो गया? r/2, और ये हो गया है आपका r, ठीक है। इस तरीके का आपको सर्किट दिखाई देगा। अच्छा, r/2 और r/3 कैसे हो गए आपस में? सीरीज में। सीरीज में रेसिस्टर क्या होते हैं? डायरेक्टली ऐड होते हैं। पैरेलल में एक बात याद रखना, पैरेलल में जो R इक्विवेलेंट आता है, पैरेलल में जो R इक्विवेलेंट आता है वो दोनों ही रेसिस्टर से छोटा होता है। मतलब क्या, यहां पर रेसिस्टेंस जो PQ के बीच में आएगा, इट विल बी लेस देन R, इट विल बी लेस देन r/2 प्लस r/3, यानी कि कितना हो जाएगा? 5r/6। मैं ऐसा ही लिखता हूं, r/2 प्लस r/3, ठीक है। मैं सीधा सीधा बस एक कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं। मतलब क्या, पैरेलल में जो R इक्विवेलेंट होता है वो सभी से कम होता है। मतलब अगर मेरे पास यहां पर 4 या 3 रेसिस्टर्स हैं, एक रेसिस्टर, दूसरा रेसिस्टर, तीसरा रेसिस्टर, इस तरीके से कई सारे रेसिस्टर्स हैं। अगर सभी रेसिस्टर्स को मैं पैरेलल में कनेक्ट कर देता हूं, R1, R2, R3, R4, तो जो R इक्विवेलेंट आएगा वो R1 से भी छोटा होगा, R2 से भी छोटा होगा, R3 से भी, R4 से भी, है ना? ये बात समझ में आ रही है? तो अब मैंने कहा यार देख, यहां पर 3 केस में, एक में पैरेलल में R लगेगा, जब मैं P और R के बीच में निकालूंगा R इक्विवेलेंट, तो P और R के बीच में जरा देखना यार, P और R के बीच में जब रेसिस्टेंस निकालूंगा, अब जरा देखो, P और R के बीच में R क्या हो जाएगा? r/3 से r/2 R। नोटिस करना, R और r/2 कैसे हो गए? सीरीज में हो गए, r/3 हो गया। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, रेसिस्टेंस जो P और R के बीच में है ये r/3 से भी छोटा होगा? मुझे क्या चाहिए? मुझे सबसे बड़ा R इक्विवेलेंट चाहिए यार। इसमें मुझे पता है R इक्विवेलेंट जो होगा वो r/3 से भी छोटा होगा। नीचे वाले में Q और R में निकालूंगा तो r/2 से भी छोटा होगा। सबसे बड़ा कब मिलेगा? जब P और Q के बीच में निकालूंगा। इसीलिए मैंने डायरेक्ट आंसर बोला P और Q, मैंने सॉल्व नहीं किया। अदरवाइज दूसरा तरीका क्या है? सॉल्व कर लो यार। अब इसमें बहुत बड़ी कलाकारी तो है नहीं कि ये क्या है, 5r/6 प्लस जो भी R है इसका निकाल लेना, ठीक है। सॉल्व करने को आप कर सकते हैं, मैं आपको रोकूंगा नहीं। मैंने आपको सीधा देख करके जुगाड़ बताई है कि यार देख करके आंसर कैसे आ सकता है। तो देख करके आंसर लाने का टेक्निक क्या है? आपने देखा इसमें सबसे बड़ा रेजिस्टेंस चाहिए, मैंने कहा पैरेलल में जिसमें रेजिस्टेंस सबसे बड़ा होगा तो R इक्विवेलेंट भी सबसे बड़ा जाएगा।
इसमें जब मैं पी और आर में ले रहा हूं तो पैरेलल में यही आर बाई थ्री हो गया, आर इक्वलेंट आर बाई थ्री से भी छोटा होगा, तो भैया वो तो और छोटा हो गया ना, ठीक है, इसीलिए। चलो अगला सवाल सॉल्व कीजिए। ये सवाल बेसिकली आपका यहां पर क्वेश्चन है और इसके पीछे जो है आपके ऑप्शंस हैं चारों, ठीक है, मैं स्क्रीन से सामने हट गया हूं, 4 ऑप्शन यहां पर हैं, ठीक है, और ये सवाल है। तो आपको बार बार स्क्रीन थोड़ा सा फ्रीज आगे पीछे करनी पड़ेगी, ठीक है। सवाल, ऑप्शंस, चल यार सवाल देखना भाई, ये वन और मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इन सर्किट 1 एंड सर्किट 2 शोन इन फिगर, R1 दिया हुआ है 1 ओम, ये आपका R1 है, ये आपका R1/2 है, R2 इज इक्वल्स टू 2 ओम एंड R3 इज इक्वल्स टू 3 ओम, ठीक है। P1 एंड P2 आर द पावर डिसिपेटेड इन सर्किट 1, P1 एंड सर्किट 2 व्हेन स्विचेस S1 एंड S2 आर इन ओपन कंडीशन। जब स्विच ओपन है, जब ये दोनों स्विच ओपन है तो क्या पावर है, P1 और P2 है इन दोनों सर्किट में। जब स्विच क्लोज हो गए, Q1 और Q2 आर द पावर डिसिपेटेड इन सर्किट 1 एंड सर्किट 2 व्हेन स्विचेस आर क्लोज्ड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, हमें बताना है कौन से स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। सर्किट मैं यहां पर दोबारा से अभी बनाता हूं, ठीक है। स्टेटमेंट देखिएगा, when voltage source of 6 volt is connected across A and B, both in both circuits, P1 is less than P2. When connected constant current source 2 ampere कनेक्ट किया है तो क्या है, P1 is greater than P2. When voltage source 6 volt is connected across A and B, Q1 is greater than P1, ठीक है। कांस्टेंट करंट सोर्स 2 एम्पियर इज कनेक्टेड, फिर कंपेयर किया है Q2 इज लेस देन Q1, मतलब बेसिकली पावर कंपेयर करी है, लेकिन दो केसेस में, जब स्विच ओपन है, जब स्विच क्लोज्ड है। मैंने कहा सबसे पहला केस स्विच इज ओपन, ठीक है, सबसे पहला केस हमारा क्या है, स्विचेस या बोथ स्विचेस आर ओपन, ठीक है। जब दोनों स्विच ओपन है आपका सर्किट कैसा दिखेगा, पहला सर्किट बना रहा हूं, ठीक है, R1 R2 R3, चल भाई, तो पहला सर्किट मैं बना रहा हूं, पहला रेसिस्टेंस आपका है R1, दूसरा रेसिस्टेंस R2 R3, नीचे आपका है R1/2 और यहां से मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है। आई थिंक आप इजीली देख करके पहचान पा रहे होंगे। देखो जो स्विच ओपन है उसका तो कोई मतलब ही नहीं उस वायर का, ठीक है। ये सर्किट 1 है, R1 R2 R3 R1/2, R1 है 1 ओम, R2 है 2 ओम, R3 है 3 ओम, ठीक है। तो R1 R2 R3 1 ओम 2 ओम 3 ओम और ये 1/2 ओम। अब जरा देखना यार, मैंने कहा यार ये दोनों क्या हो जाएंगे, 3 और 2 5, ये पैरेलल में आ गया तो 5 और 1/2, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट निकाल रहा हूं, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, ये सबसे सीरीज में 1+, ये हो गया आपका 5, R1 R2 5 × 1/2, 5 + 1/2, तो ये आ जाएगा आपका 1+, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 11, 5/11 है ना, 5 दूनी 10 11, ठीक है, और ऊपर हो गया 5, 2 से 2 खत्म हो गया, तो आंसर आ गया 16/11 ओम्स आ गया, ठीक है। ये रेसिस्टेंस आ गया, क्लियर। पहला केस हो गया, पहला सर्किट में रेसिस्टेंस निकाल दिया। दूसरा सर्किट कैसा दिया हुआ है, दूसरा सर्किट है चारों R1 R2 R3 पैरेलल में है और ये तो ओपन हो गया, तो ये कोई मतलब का नहीं है, ठीक है, और A और B से कनेक्टेड है। सर्किट 2 भी मैं आपके सामने पहले यहाँ पे हाल के हाल बना देता हूँ। तो सर्किट 2 में R1 R2 और R3 पैरेलल में कर रखे हैं और इनको यहां से कनेक्ट किया हुआ है। दिस इज सर्किट 2, ठीक है। 1 ओम 2 ओम 3 ओम। चल भाई इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, मैं सीधा निकाल रहा हूं। तो 3 और 2 3 2 6 6/5 कितना हो जाएगा, R1 R2 6/5,
6/5 और 1, तो 6/11 हो जाएगा। ठीक है, आप करना चाहो कैलकुलेट कर लेना, मैं तो भाई सीधा सीधा देख 3 और 2 ओम क्या हो जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, इतना दिमाग में कैलकुलेशन कर। R1 3 इंटू 2 6 प्लस और क्या है 3 + 2 5, तो 6/5। अब 6/5 और 1 पैरेलल में है, तो R और M अपॉन NR होता है, तो क्या होता है न्यूमरेटर अपॉन न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, ये R इक्विवेलेंट होता है जब भी 1 से होता है। ठीक है, चल भाई, तो 6/11 यहां गया। अब देख पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, पहला ऑप्शन बोल रहा है व्हेन अ वोल्टेज सोर्स ऑफ 6 वोल्ट, 6 वोल्ट जब मैंने कनेक्ट किया है अक्रॉस सर्किट A एंड B इन बोथ सर्किट्स, तो P1 और P2 वाली कंडीशन, मतलब कब की बात कर रहा है, जब दोनों स्विचेस ओपन है। P1 P2 क्या बोल रखा है, P1 एंड P2 आर द पावर डिसिपेटेड व्हेन स्विचेस आर ओपन, जब स्विच ओपन है तब P1 P2 पावर डिसिपेट कर रहा है। मैंने कहा स्विच ओपन है, स्विच ओपन करके ही माना था मैंने। अब बता, मैंने कहा देख जब बैटरी कनेक्ट करूंगा, ऑप्शन ए, जब बैटरी कनेक्ट करता हूं, मुझे नहीं पता कितने वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर रहा हूं, देख भाई मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये कह रहा हूं पावर जो होती है अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो V² अपॉन R इक्विवेलेंट, जितना ज्यादा रेसिस्टेंस है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, पावर उतनी कम हो जाएगी, पावर उतनी क्या हो जाएगी कम। बोल भाई इन दोनों में से रेसिस्टेंस किसका ज्यादा है, यार ये 1 से बड़ा है ये 1 से छोटा है, तो इसका रेसिस्टेंस सर्किट 1 का रेसिस्टेंस ज्यादा, तो उसका पावर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। यानी कि पहले ऑप्शन में पता चल गया P1 इज लेस देन P2 आना चाहिए था, P1 इज लेस देन P2। क्या ऑप्शन में दिया है P1 लेस देन P2, बिल्कुल दिया है, मतलब पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जब बैटरी कनेक्ट करी है तो V² अपॉन R पावर यूज करी। अब सेम इसी में क्या बोल रहा है, व्हेन अ कांस्टेंट करंट सोर्स इज कनेक्टेड ऑफ 2 एम्पियर इज कनेक्टेड अक्रॉस A एंड B इन बोथ सर्किट्स, P1 इज ग्रेटर देन P2। अब देख सेकंड ऑप्शन को वेरीफाई कर, मैंने कहा यार सेकंड ऑप्शन क्या है, पावर ही निकालनी है, लेकिन इस बार में पावर को V²/R नहीं लिखूंगा, जब कांस्टेंट करंट सोर्स दिया है, यहां पर कांस्टेंट करंट सोर्स दिया है, यहां पे I कांस्टेंट है, तो क्या होगा, अगर करंट कांस्टेंट है तो V²/R यूज करना चाहिए, नहीं, इस केस में क्या यूज करूंगा I² इंटू R इक्विवेलेंट, इतनी पावर ये खर्च करेगा। ठीक है, I² इंटू R। अब जरा देखिएगा जितना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा पावर होगी, तो रेसिस्टेंस किसका ज्यादा है, पहले वाले का, तो इस केस में मैं बोल सकता हूं कि पावर ऑफ 1 इज ग्रेटर देन पावर ऑफ 2, उल्टा हो जाएगा जस्ट। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन भी बिल्कुल सही आया। ठीक है, सेकंड ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट आया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब जरा देख थर्ड क्या है, व्हेन अ वोल्टेज सोर्स इज 6 वोल्ट इज कनेक्टेड। अब देख अब थर्ड ऑप्शन में Q मतलब स्विच को क्लोज कर दिया, Q का मतलब क्या है, स्विच क्लोज करके पावर है, Q1 एंड Q2 आर दी पावर डिसिपेटेड। ठीक है, डिसिपेशन इन सर्किट 1 एंड 2 व्हेन स्विचेस आर क्लोज। तो जब मैं स्विच को इसको क्लोज कर दूंगा, जैसे ही स्विच को क्लोज करूंगा तो ये वाला रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, तो अब सेकंड केस, ठीक है, अभी क्या था पहला केस, बोथ स्विचेस आर ओपन, सेकंड केस बोथ स्विचेस आर क्लोज्ड। तो जब दोनों स्विच बंद कर दूंगा तो जरा देखिएगा पहला सर्किट कैसा दिखाई देने लगेगा, यहां पे स्विच था, उसको आपने पहले ओपन रखा हुआ था, ये आपका स्विच ओपन है तो आप ये काउंट कर रहे थे, जैसे ही स्विच क्लोज कर दोगे ये वाला रेजिस्टेंस निपट जाएगा। ठीक है, मुझे पता है ये शॉर्ट होने वाला है, दिखा भी देता हूं, लो भाई, अब जरा देखो 1 ओम 2 ओम 3 ओम 1/2 ओम, ये वाला रेसिस्टर क्या हो चुका है, शॉर्ट हो चुका है, ये खत्म हो गया। अब इसमें आर इक्विवेलेंट इस केस में क्या आया, तो इस केस में आर इक्विवेलेंट आया है 2 और 3 5 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई 5 + 1/2, आंसर शायद आ जाएगा 5/11 ओम। ठीक है,
यहां तक तो ये था ही ना 5/11 1 और बस ये 1 ओम खत्म हो गया है, तो ये नहीं है, ठीक है, तो 5/11। अब जरा देखना यार, अब इस वाले ऑप्शन में क्या बोल रहा है, थर्ड ऑप्शन में जब 6 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करी है तो इज कनेक्टेड देन Q1 इज ग्रेटर देन P1, ठीक है, Q1 इज ग्रेटर देन P1। मैंने कहा थर्ड ऑप्शन चेक करना है, तो अब जरा देख भाई, ऑप्शन सी चेक कर रहा हूं मैं, तो क्या है, पावर, मुझे पता है पावर होती है, इस बार वोल्टेज कनेक्ट किया ना, व्हेन वोल्टेज सोर्स, देख थर्ड ऑप्शन में क्या कनेक्ट किया, वोल्टेज सोर्स, तो पावर का फॉर्मूला कौन सा यूज करूंगा, V²/R कर दे भाई, तो V²/R। अगेन जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा उसकी पावर कम। अब बता, मैंने कहा पहले वाले केस में यहां पर रेसिस्टेंस क्या है 16/11, ये क्या है P1 में ज्यादा है, तो रेसिस्टेंस ऑफ P1 इज ग्रेटर देन रेसिस्टेंस ऑफ Q1। इसका मतलब है दैट P1 विल बी लेस देन Q1, ठीक है, P1 जो है कम होने वाला है, ये मेरा आंसर आना चाहिए। क्यों, रेसिस्टेंस ज्यादा था, इससे पहले रेसिस्टेंस ज्यादा था तो पावर कम है, रेसिस्टेंस अब कम हो गया तो पावर ज्यादा है, ठीक है, तो P1 इज लेस देन Q1, P1 इज लेस देन Q1 या Q1 इज ग्रेटर देन P1, बिल्कुल सही स्टेटमेंट आया, ठीक है। तो कहने का मतलब एक एक स्टेटमेंट को आपको चेक करना पड़ रहा है। अच्छी चीज क्या है, एक बार आपने आर इक्विवेलेंट निकाल लिया तो फिर आपको चेक करना बहुत आसान है। अब फोर्थ क्या बोल रहा है, कांस्टेंट करंट सोर्स। अब देख फोर्थ ऑप्शन में Q2 और कंपेयर करना है, तो Q2 क्या है, किस वाले स्विच, इसमें ये इसको क्लोज कर दिया, R1 R2 R3 और 2R3, ठीक है। चल भाई, तो अब मैं सेकंड सर्किट बना देता हूं, R1 R2 R3 एंड 2R3, ठीक है, 1 ओम 2 ओम 3 ओम और 2R3 बोला, हाँ 6 ओम। अब जरा देखो, 6 और 3 2, 2 और 2 1, 1 और 1 1/2। इस वाले केस में रेसिस्टेंस अलोंग Q2 ये है 1/2 ओम, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख देता हूँ, रेसिस्टेंस अलोंग Q1, ठीक है। चल भाई, अब मुझे इन दोनों में कंपेयर करना है, अब लेकिन किस में कंपेयर करना है, इसने बोला है कांस्टेंट करंट सोर्स। कांस्टेंट करंट सोर्स का मतलब क्या होता है, जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा, I²R यूज करूंगा, जिसका R इक्विवेलेंट ज्यादा उसकी पावर ज्यादा, ठीक है। चल भाई, तो डी ऑप्शन और चेक कर रहा हूं अब मैं, तो अब यहां पर पावर में लिखूंगा I² इंटू R इक्विवेलेंट। अब जरा देखिएगा, जिस सर्किट का रेसिस्टेंस ज्यादा उसकी पावर ज्यादा, ठीक है। तो रेसिस्टेंस अलोंग मुझे दिख रहा है ये 5/11 है, ठीक है, 5/11 ही है ना, हाँ 5/11 ही है, ये क्या है, आधे से छोटा है, तो रेसिस्टेंस अलोंग Q1 इज लेस देन रेसिस्टेंस अलोंग Q2। इसका मतलब है पावर अलोंग Q1 यानी कि Q1 इज लेस देन Q2, ठीक है। Q1 लेस देन Q2 आना चाहिए, यहां पे क्या बोला, Q1 ग्रेटर देन Q2 बोल रहा है, तो आंसर गड़बड़ है, ठीक है। कैलकुलेशन एक बार देख लीजिएगा अगर कुछ गड़बड़ हुई हो, अदरवाइज कॉन्सेप्ट हर में जैसे यही है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कहीं एक आध कुछ कैलकुलेशन मैंने गड़बड़ कर दी हो। चल भाई, अगला सवाल सॉल्व कीजिए, बड़ा ही आसान सा सवाल है, ठीक है। चलो, सवाल देखने में बड़ा ही आसान सा है, ठीक है। इस सवाल में अगर तुमने कोई गलती करी होगी, अगर तुम गलती करोगे तो कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे और इसके अलावा कुछ नहीं करोगे, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा क्या बोल रहा है, इन एन एल्यूमिनियम बार ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, बाहर का बार एल्यूमिनियम का है, ठीक है, अ स्क्वायर होल इज ड्रिल्ड एंड फिल्ड विथ आयरन एज शोन इन फिगर। यहां पर आयरन भर दिया है। द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटीज ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन आर, इतना दे रखा है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बिटवीन टू फेसेस P एंड Q ऑफ द कॉम्पोजिट वार, तो ये P और Q फेसेस दे रखे हैं, इसके बीच में आपको रेजिस्टेंस निकालना है। तो बेसिकली आपको दिख रहा है कि करंट जो है वो दो जगह बट रहा है, और अगर करंट दो जगह बट रहा है और यहाँ पे साथ में ये भी दिख रहा है कि यार
जो यहां पर मैं पोटेंशियल लगाऊंगा, तो जो पोटेंशियल आपका आयरन का होगा वही पोटेंशियल एल्यूमिनियम का होगा, तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस कैसे हैं, आपस में पैरेलल में है। तो पैरेलल में क्या होता है, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, यही रेसिस्टेंस आएगा। अब बता, आयरन का रेसिस्टेंस और एल्यूमिनियम का रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस सिंपल सा होता है रो एल बाई ए। लेंथ तो दोनों की ही सेम है, लेंथ तो दो, एक काम करता हूं, ऐसा करता हूं, 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2, और रेसिस्टेंस को लिख देता हूं रो 1L बाई A1। एरिया अलग है, रेसिस्टिविटी अलग है, रो 2L बाई A2। ठीक है, मैंने कहा यार A1 बाई रो 1, A2 बाई रो 2 मुझे ऐड करना है और 1/L का डिवाइड करना है। बस ये याद रखिएगा, फाइनल आंसर को उल्टा करने का मत भूलिएगा। A1 कितना दे रखा है, एरिया, ठीक है। चल भाई एल्यूमिनियम के बारे में बात कर लेता हूं, तो 7 7 7 49 49 माइनस अंदर का स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 4 मिलीमीटर स्क्वायर इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाई रो 1, इसका निकाल रहा हूं एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम का रेसिस्टिविटी क्या है, एल्यूमिनियम पहले लिखा है, तो 2.7 10 की पावर -8, ठीक है, प्लस A2 2 और 2 4 मिलीमीटर स्क्वायर, तो 4 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाई इसका रेसिस्टेंस 1 इंटू 10 की पावर -7 इंटू 1/लेंथ 50 मिलीमीटर 10 की पावर -3, ठीक है, 10 की पावर -6 10 की पावर -2, ये हो जाएगा 10 की पावर 2, यहाँ पे भी 10 की पावर 2 बना देता हूँ, तो ये मैं अब यहाँ लिख रहा हूँ कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। तो 45 बाई 2.7, 45 डिवाइडेड बाई 2.7, 10 की पावर 2, यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 10 की पावर -8 कर देता हूँ, तो यहाँ पे 10 कर दूंगा, तो +4 बाई 10, ठीक है। और एक चीज़ जो गलती होने के चांसेस होते हैं, 1/R इक्विवेलेंट, ठीक है, सब कुछ सही कर लोगे, यही गड़बड़ कर दोगे, 1/R इक्विवेलेंट, मतलब फाइनल आंसर निकालते टाइम ये R इक्विवेलेंट ही मान लोगे। इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ी देर पहले जब मैं क्वेश्चन यही सॉल्व कर रहा था तो मैंने भी यही गड़बड़ करी थी, ठीक है। सॉल्व करते करते मैं भूल गया था कि मैं R इक्विवेलेंट नहीं 1/R इक्विवेलेंट निकाल रहा हूँ। चल भाई 45 बाई 2.7 और फिर आंसर मैच नहीं करता, समस्या ये है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई कर दिया, 10 की पावर -8 हो गया, तो 100 बढ़ गया, 4/10, 10 की पावर 2 10 की पावर 2 100 बाहर आ गया, डिवाइडेड बाई 50 10 की पावर -3, ठीक है। तो अगर मैं ये कुछ कटेगा शायद, 9 पंजे 45 9 3 27 50/3, ठीक है। तो 1/R इक्विवेलेंट 50/3 प्लस 4/10 और ये हो गया है आपका 2, तो इंटू 2 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। अब उल्टा उल्टा कर लो, मैंने 10 की पावर -6 कर ही लिया, 10 की पावर -8 ये रख ही दिया है, ठीक है, रो L अपॉन A ये सही किया है। चल भाई, तो LCM आ जाएगा 30, ये हो जाएगा आपका 500, ये हो जाएगा 4 3 12 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 3, तो ये हो गया आपका 15, ठीक है। अब उल्टा कर देता हूँ, तो 15/512, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 15/512 इंटू 10 की पावर -3। माइक्रो ओम में लिखा है, इसका मतलब मुझे करना पड़ेगा 15 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 512 माइक्रो ओम, ठीक है। अब सॉल्व करना पड़ेगा, इसको काटापीटी करनी पड़ेगी, तो एक काम करता हूँ 15 इंटू 1000 कर देता हूँ,
10⁻³ ना लिख के ऐसा, ठीक है। अब इसको कर देता हूँ 2 दूनी 4, 1 बचा 256, 500, 64 काफ़ी ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 1 बचा 2 8 16, 250, 125 और 64, 125 इंटू 15, 15 पंजे 75, 15 दूनी 30, 30 और 7 37, ठीक है। 15 कम 15 और 16 17 18, 1875/64 माइक्रो ओम, ठीक है। ये आंसर आएगा 1875/64। अगर मैंने कैलकुलेशन सही करी है तो वो मैच कर गया, ठीक है, मैच कर गया। चल भाई, तो सवाल पूरा आसान था, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, बस केवल और केवल कैलकुलेशन गंदी है। मतलब क्या, और ये बात गांठ मान ले, जेईई एडवांस में हर साल हर बार कुछ सवाल ऐसे ज़रूर होते हैं जो कि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा जिसमें लंबी और गंदी जाती है। फिजिक्स में भी, फिजिकल केमिस्ट्री में भी, मैथ्स में तो एक आध आता ही आता है, ठीक है, लेकिन फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में भी कुछ सवाल ऐसे ज़रूर होते हैं जहां पर कैलकुलेशन लंबी और गंदी जाती है, ठीक है। तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहना इसके लिए। ऐसे सवालों को सॉल्व करने का एक तरीका हो सकता है, आप उस टाइम पर सवाल छोड़ दो, लास्ट में आप उस सवाल को सॉल्व करो। अगर आपको लगता है कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है तो आप उसको दोबारा सेकंड टर्न में भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चल भाई, अगला सवाल, ये काफ़ी अच्छा सवाल है, सॉल्व कीजिए। चलो नोटिस कीजिएगा क्या बोल रहा है, बोला हुआ है शोन इन द फिगर इज अ सेमी सर्कुलर मेटेलिक स्ट्रिप है, ठीक है। इस फिगर में हमारे पास क्या दिया हुआ है, सेमी सर्कुलर मेटेलिक स्ट्रिप दे रखी है और बोला हुआ है हैज अ थिकनेस टी। इस स्ट्रिप की थिकनेस जो है वो टी है, रेसिस्टिविटी रो है, ठीक है, इनर रेडियस r1 है, आउटर रेडियस r2 है। बहुत बढ़िया, थिकनेस टी, थिकनेस का मतलब ये डेप्थ है इसकी, बेसिकली ऐसी 3D में अगर आप देखोगे तो ये डेप्थ, ठीक है, तो वो आपकी टी है। रेसिस्टिविटी इसकी रो है, ठीक है, इनर रेडियस r1, आउटर रेडियस r2, वी नॉट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, ठीक है। अ करंट I फ्लोज in addition it is observed that a transverse voltage delta V is developed between the inner and outer surface due to purely kinetic effects of मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के मूव करने की वजह से केवल, ठीक है, इग्नोर मैग्नेटिक इफेक्ट्स वगैरह बोल रखा है, ठीक है। द फिगर शोन इज स्कीमेटिक नॉट टू ड्रॉन, ठीक है। अब आपको बताना है, सबसे पहली चीज यहां पर मुझे पूछा है करंट बताना है। करंट क्या होता है, तो मैंने कहा यार पहले ऑप्शन में अगर मुझे करंट निकालना है, ऑप्शन ए चेक करता हूं, करंट क्या होता है सर, करंट होता है वी नॉट या वी डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सॉरी, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और निकालना है। तो अब सारी की सारी लड़ाई जो है वो आर इक्विवेलेंट निकालने पर आकर के अटक रही है। लेटस से ये हमारे पास इस तरीके का कुछ सर्किट है, ठीक है। अब इसमें मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। बैटरी कहां से लगाई है मैंने, सर हमने बैटरी यहां से लगाई है, V0 वोल्ट की बैटरी लगा दी है। अब जरा देखिएगा, जो भी करंट जाएगा वो अलग अलग इसमें जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, ऐसे केसेस में यहां पर मैं छोटा सा एलिमेंट लेता हूं। सेमी सर्कल में आपको एलिमेंट आप क्या ले सकते हो, सेमी सर्कल में आप एक छोटा सा एलिमेंट इसी तरीके का लोगे, तो मैंने कहा कि मैं इस तरीके का एक छोटा सा एलिमेंट मान लेता हूं, ठीक है। अब जरा देखिएगा, अगर ये वाली रेडियस मैंने मान ली r, ठीक है, r रेडियस पर मैं यहां दिखा देता हूं, ठीक है, r रेडियस पर कितने थिकनेस की आप एलिमेंट मानोगे, dr विड्थ का, ठीक है, dr इसका। अब जरा बताना, ये सभी के सभी अलग अलग रेसिस्टेंसेस हैं, सभी के सभी कैसे हैं, सीरीज में है या पैरेलल में है, सोचो, सभी के सभी रेजिस्टेंस कैसे आएंगे, ये R1 है,
और बाहर वाली रेडियस R2 है। ठीक है, अब बताओ सारे रेजिस्टेंस कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल में है। तो पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में मैंने कहा इसका रेजिस्टेंस क्या हुआ, कुछ dr बोल दूं, इसका रेजिस्टेंस बोल देता हूं dr। ठीक है, तो पैरेलल में 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/dr का इंटीग्रेशन, 1/r1 1/r2 इसका इंटीग्रेशन करूंगा। अब dr क्या होता है सर, dr होगा ρl/a। ठीक है, तो मैंने कहा 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ कहां से कहां तक, R1 से R2 1/। अब रो क्या है, रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टिविटी सेम है, लेंथ क्या हो जाएगी इसकी, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है लेंथ विल बी इक्वल्स टू, भाई यहां से करंट एंटर कर रहा है, करंट जो आपका जा रहा है वो इस तरीके से जा रहा है, ऐसा इस तरीके से करंट जा रहा है। और अगर करंट इस तरीके से आपका मूव कर रहा है तो लेंथ क्या हो जाएगी, 2 पाई आर हो जाएगी। तो पाई इंटू आर डिवाइडेड बाई इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डिवाइडेड बाई इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये आपका हो जाएगा डीए। अब डीए कितना हो जाएगा, तो भाई डीए ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाई रो इंटू पाई आर। ठीक है, अब डीए कितना होगा, तो इसकी थिकनेस दे रखी थी टी। ठीक है, और इसका मैंने कहा ये क्या है, ये आपका डी आर है, तो डी आर इंटू टी, तो डी आर इंटू टी। ठीक है, रो इंटू पाई आर। टी बाहर आ गया, पाई रो बाहर आ गया, डी आर बाई आर का इंटीग्रेशन करना है तो वो लॉग आर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा टी डिवाइडेड बाई पाई रो लॉग R2 बाई R1। ठीक है, ये बन गया। अब बस इसकी वैल्यू छाप दो यहाँ पर, तो करंट कितना हो जाएगा, I विल बी इक्वल्स टू V0 डिवाइडेड बाई टी बाई पाई रो। ठीक है, और 1 मिनट, ये तो 1/r है, बहुत बढ़िया, 1/r ही निकल के आया, फिर से वही गड़बड़ कर रहा था। तो 1/r इक्विवेलेंट आया तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, तो V0 इंटू 1/r, 1/r की वैल्यू रख देता हूं टी बाई पाई रो लॉग R2 बाई R1। ठीक है, तो V0 टी अपॉन पाई रो लॉग R2 बाई R1, ये करंट आना चाहिए। ठीक है, क्या ऑप्शन में यही है, देखते हैं। V0 टी अपॉन पाई रो लॉग R2 बाई R1। ठीक है, सेम यही करंट आया, करंट निकालने वाला हमारा पहला काम पूरा हो गया। अब क्या बोल रहा है अगले ऑप्शन में, अगले ऑप्शन में बोला है आउटर सरफेस हायर वोल्टेज पर है इनर सरफेस से, अगले इसमें बोल रहा है आउटर सरफेस लोअर वोल्टेज पर है इनर सरफेस से, मतलब इन दोनों के बीच में हमें डेल्टा वी के बारे में बात करनी है। अब जरा देखिएगा, अगर मैंने बैटरी इस तरीके से लगाई है, ठीक है, अगर ठीक है, बैटरी कैसी लगाई थी मैंने, इस तरीके से बैटरी लगाई थी, और सवाल में बोला है सिर्फ इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक इफेक्ट कंसीडर करना है। करंट आपका कैसा जा रहा होगा, करंट हमारा इस तरीके से जा रहा है, इसका मतलब है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होगा वो किस तरीके से जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन आपका इस तरीके से उल्टी डायरेक्शन में मूव करेगा। यानी कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन उल्टी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और क्या कर रहा है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर मोशन कराने के लिए क्या चाहिए होता है, काइनेटिक इफेक्ट। मतलब क्या, सिर्फ और सिर्फ आपको न्यूटन्स लॉ वाली बात करनी है, तो आपके पास एक सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए। अब सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा, तो आपको यहां पर क्या चाहिए, आपको यहां पर अंदर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी इक्वल्स टू mv² बाई r। ठीक है, अगर ये r रेडियस पर है। अब बताना यार,
इलेक्ट्रिक फील्ड ही दे सकता है, और तो कोई है ही नहीं, ठीक है। तो बताओ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ हुआ तो फोर्स कहां लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होता तो अंदर ऊपर की तरफ फोर्स लगता। इसका मतलब है कि इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऊपर की तरफ होगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा। आप आराम से देख लीजिए, सोचिएगा ऐसा क्यों हो रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बाहर की तरफ है, ठीक है, तो इस पर फोर्स कहां आएगा? फोर्स क्या होता है? Q इंटू ई, ठीक है। इस पर फोर्स कहां आएगा? E इंटू कैपिटल ई, नीचे की तरफ आएगा। और वही किसके बराबर होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो स्मॉल e इंटू कैपिटल ई mv² बाई आर। और अगर ऐसा हो रहा है, ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है, इसकी स्पीड v है, तो ध्यान दीजिएगा, आप डायरेक्ट ये भी बोल सकते हो कि ये वाला एंड क्या होगा? दिस एंड विल बी एट हायर पोटेंशियल एंड दिस एंड विल बी एट लोअर पोटेंशियल, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इनर सरफेस हायर पोटेंशियल पर होगा, द आउटर सरफेस इज एट लोअर पोटेंशियल। आंसर आ गया आपका ऑप्शन सी, ठीक है। एक बात और क्लियर हो गई। अब इसने क्या बोला? डेल्टा वी इज प्रोपोर्शनल टू आई का स्क्वायर, ठीक है। तो अब मुझे प्रोपोर्शनलिटी भी देखनी पड़ेगी, डेल्टा वी किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो मैंने कहा यार डेल्टा वी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करना चाह रहा है। तो मैंने कहा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? ई इंटू डी आर का इंटीग्रेशन, ठीक है। एक्चुअली माइनस ई डी आर का इंटीग्रेशन। जितना यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड ने काम किया होगा, ठीक है, उतना पोटेंशियल आपका ड्रॉप हो जाएगा R1 से लेकर के R2 तक, ठीक है। चले यार, तो अगर मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है, तो मैंने कहा पहले तो माइनस माइनस पे तो ध्यान मत दूं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा मुझे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? यहां से निकालना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू mv² अपॉन ई इंटू आर। अब मतलब मुझे वेलोसिटी चाहिए चार्ज की, ठीक है। तो वेलोसिटी कैसे निकालूं? r डिस्टेंस पर मुझे करंट पता है। अगर r डिस्टेंस पर मुझे करंट पता है तो करंट से मैं कंपेयर कर सकता हूँ NEA VD से, ठीक है। किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? तो मैंने कहा यार I करंट इज इक्वल्स टू NEA इंटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होगी? करंट डिवाइडेड बाई NE इंटू एरिया, ठीक है। करंट क्या है किसी भी r डिस्टेंस पर? तो मैंने कहा यार ये तो पूरा टोटल करंट निकाला था, ठीक है। r डिस्टेंस पर क्या करंट होगा? अगर मैं इसका di लिखता हूँ, ठीक है, या मैंने कहा यार यहाँ पे v बाई डी आर कर दूँ, तो di क्या हो जाएगा? v बाई डी आर। r डिस्टेंस पर करंट निकालना है, यहाँ से छोटा सा करंट जाएगा ना di, और ऐसे छोटे छोटे करंट को मैंने इंटीग्रेट कर दिया, ऐसा बोल सकता हूँ, एक ही बात है वो तो, ठीक है। तो di हो जाएगा v बाई डी आर, और डी आर कितना है? ये रहा, ठीक है। तो मैं यहीं पर लिख रहा हूँ di करंट v या v नॉट बाई डी आर, ठीक है। v नॉट डिवाइडेड बाई, और डी आर कितना हो जाएगा? रो इंटू पाई आर डिवाइडेड बाई टी डी आर, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये di आ गया, और अगर di आ गया तो v नॉट टी डी आर बाई रो इंटू पाई आर, v नॉट टी डी आर, v नॉट वोल्टेज t इंटू डी आर डिवाइडेड बाई NEA। एरिया कितना है? एरिया इसका, ठीक है, एरिया है डी आर इंटू टी इंटू यहाँ पर क्या है? रो इंटू पाई आर, तो रो इंटू पाई आर। बेसिकली मैंने एरिया को, ये जो एरिया है A, इसको लिख दिया डी आर इंटू टी, ठीक है। और बाकी जो करंट है मैं इसको दोबारा से अच्छे से लिख देता हूँ सो दैट आपको ये समझ में आए एक एक टर्म मैंने क्या लिखा है। I अपॉन NEA, तो 1 अपॉन NE, और एरिया क्या हो जाएगा इसका, ठीक है। छोटा सा एलिमेंट यहाँ पर मुझे I लिखना है सो दैट I पता चल जाए तो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता चल जाए। तो
एरिया क्या हो जाएगा, टी इंटू डी आर, ठीक है, इंटू आई क्या हो जाएगा, करेंट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमने जो लिखा है डी आई वी नॉट टी बाई डी आर बाई रो इंटू पाई आर, वी नॉट, यहाँ पर मैं लिखता हूँ डी आई, ठीक है, नहीं तो तुम पता चला कंफ्यूज हो जाओ। एक्चुअली आई इक्वल्स टू एन ही था, लेकिन यहाँ पर इस वाले का करंट होगा ना, अलग अलग जगह अलग अलग करंट जा रहा है, ठीक है। तो वी नॉट बाई एन ई, सॉरी, वी नॉट टी डी आर बाई रो पाई आर, वी नॉट टी डी आर बाई रो इंटू पाई आर, ये आपका आ गया करंट। अब काटा पीटी कर लो, डी आर से डी आर खत्म, टी से टी खत्म, ठीक है, तो करंट आ जाएगा आपका वी नॉट डिवाइडेड बाई एन ई रो पाई आर, ठीक है, ये करंट आ गया। अब करंट या डी आई लिख दिया, सॉरी ये आपकी वेलोसिटी आ गई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यही आई ना, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगा, बड़ा गंदा जा रहा है यार, एम अपॉन ई आर वी स्क्वायर, यानी कि वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर ई स्क्वायर, ठीक है, रो स्क्वायर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू यहाँ छाप देता हूँ, इसकी वैल्यू यहाँ छाप देता हूँ, तो माइनस ई क्या है, वी नॉट स्क्वायर बाई एन स्क्वायर ई स्क्वायर रो स्क्वायर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर डी आर, बाकी सब चीज़ें तो कांस्टेंट है, ठीक है। आर की पावर -2 का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको, तो आर की पावर -2 का इंटीग्रेशन अगर आपको करना पड़ेगा तो ये बनेगा कुछ के, मतलब कुछ भी कांस्टेंट मान लो, आर की पावर -1 टाइप का कुछ मान लो, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को लगा दो, ठीक है, आर की पावर -1 टाइप का बनेगा। तो अगर आर की पावर -1 टाइप का बना और यहाँ पर हमारा आई क्या था, हमें अब आई से कंपेयर करना है, तो मुझे ये पता चल गया डेल्टा वी इज प्रोपोर्शनल टू आर की पावर -1, ठीक है, और आई क्या है 1 अपॉन आर टाइप का है, ठीक है, तो डी आई, अगर मैंने कहा यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो डी आई या आई इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, तो ये सीधा सीधा इज प्रोपोर्शनल टू आई आ जाएगा, या डी आई बोल दूँ, डेल्टा वी इज प्रोपोर्शनल टू आई टाइप का आएगा, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, आई स्क्वायर बोल रहा है, आई स्क्वायर तो नहीं है, ठीक है, आई के प्रोपोर्शन में आया है, तो ये सोचने वाला टर्म था, ठीक है, ये तो गड़बड़ हो ही गया, डी भी गड़बड़ आ गया, चल ठीक है। अगला सवाल देखिए, सॉल्व कीजिए इसे। तो ये सवाल भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा लेंदी सवाल है, ठीक है। देखिएगा यार क्या बोला हुआ है, तो बोल रहा है द फिगर शोज अ सर्किट हैविंग 8 रेसिस्टेंसेज ऑफ 1 ओम ईच, सभी के सभी रेसिस्टेंस कितने हैं, 1 ओम का रेसिस्टेंस है, ठीक है, लेबल्ड R1 टू R8, R1 R2 R3, R3 ये रहा, R4 ये रहा, R5 R6 R7 R8, ठीक है, चलो भाई, एंड टू आइडेंटिकल बैटरीज, टू आइडियल बैटरीज विथ वोल्टेज 12 वोल्ट E1 है और ये है 6 वोल्ट, ठीक है, तो ये है आपका E1 12 वोल्ट और ये है 6 वोल्ट, ठीक है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, क्या बोल रहा है हमें, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू R1, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू R2 R3 और R4 R5, बेसिकली हमें इन सभी रेसिस्टेंस से करंट निकालना है, तो हमें अब इस सर्किट को सॉल्व करना पड़ेगा। मैं डायग्राम यहां पर दोबारा से बना देता हूं और फिर देखते हैं किस तरीके से हम इसको अप्रोच करेंगे। तो मैंने कहा यार मेरे पास एक रेसिस्टेंस, दूसरा रेसिस्टेंस और तीसरा रेसिस्टेंस, 3 रेसिस्टेंस ये हो गए, बीच में बैटरी लगी है, फिर ये रेसिस्टेंस है, यहाँ पर भी रेसिस्टेंस है, बैटरी है, ये रेसिस्टेंस है, ठीक है।
अभी के लिए मैं ये कंसीडर करना भूल जाता हूं कि कौन सा रेजिस्टेंस R1 है कौन सा R2 है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। एक चीज मुझे सवाल में दी हुई है कि क्या है, एक तो ये 6 वोल्ट 12 वोल्ट की बैटरी है और ये शायद 6 वोल्ट की बैटरी है। पहली चीज तो ये रखिए, सभी रेसिस्टेंसेस 1 ओम के हैं, 12 और 6, और सभी रेजिस्टेंस 1 ओम के हैं। अच्छा, अब जरा देखिएगा इस पूरे सर्किट में आपको यहां पर दिखेगा कि पैरेलल एक्सिस सिमेट्री है। मतलब क्या, यहां इस एक्सिस के अबाउट जैसा ऊपर है, परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री नहीं है, लेकिन जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है। ठीक है, जैसा ऊपर सर्किट है वैसा ही नीचे है। इसका मतलब है कि जो वोल्टेज इस वाले पॉइंट का होगा वही वोल्टेज इस पॉइंट का भी होगा। तो मैं अगर इस वाले सर्किट के अबाउट इस पूरे को फोल्ड कर दूं ऐसे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पैरेलल एक्सिस सिमेट्री पे क्या होता है, इस एक्सिस के अबाउट फोल्ड कर देते हैं। तो कैसा सर्किट बन जाएगा, अब हमारा जो सर्किट बनेगा वो कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा। वन बाई टू ओम, 1 ओम और 1 ओम पैरेलल में आपस में मर्ज होंगे। 1 बाई टू ओम, 1 बाई टू ओम। ठीक है, 12 वोल्ट, 6 वोल्ट, 1 ओम, 1 ओम। अब करंट निकाल लो भाई। ठीक है, क्या करें, मैंने कहा किसी एक जगह आप चाहो केसीएल लगा दो, आप चाहो नॉर्मली अरे वाह, सही, ये दोनों तो आपस में बन गए। ठीक है, 1 और 1 बाई टू तो 3 बाई टू हो जाएगा, सीरीज में आ गए ना ये। तो बीच में बन गया 1 बाई टू ओम। ठीक है, इधर 6 वोल्ट की बैटरी, या ऐसे दिखा दूं इसको, देखने में सुंदर लगेगा ऐसे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप शेप साइज कैसे भी चेंज कर सकते हो। अरे ये ऐसी एक ब्रांच थी, इसको मैंने ऐसी ब्रांच दिखा दी, उससे क्या फर्क पड़ता है। 6 वोल्ट की बैटरी, 1 और 1 बाई टू कितना हो गया, 3 बाई टू ओम का रेसिस्टर। ऐसे ही यहां पर भी दिखा देता हूं, ऑर्डर मैटर करता ही नहीं है। तो ये क्या हो गया, 12 वोल्ट की बैटरी और 1 और 1 बाई टू यानी कि 3 बाई टू का रेसिस्टर। ठीक है, तो एक कहानी तो यहां तक सॉल्व हो गई। अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें वोल्टेज निकालना है। चाहो तो केसीएल लगा दो, या एक और जुगाड़ दिख रही है, इन दोनों को भी क्लब कर देता हूं। ठीक है, दोनों कैसे हैं, पैरेलल में हैं, तो पैरेलल में है तो इसका मल्टीप्लाई 6 इंटू 3 बाई टू, पोलैरिटी सेम है, तो 6 इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आ जाएगा, 6 इंटू 3 बाई टू प्लस 12 इंटू 3 बाई टू डिवाइडेड बाई 3 बाई टू प्लस 3 बाई टू, तो ये हो गया 9 3। ठीक है, और ये हो गया 12 6 18 बाई 3, 18 27 27 बाई 3, 9 वोल्ट की बैटरी बन गई। ठीक है, तो अगर 9 वोल्ट की बैटरी बन गई तो अब बेसिकली क्या हो गया हमारा, अब जो सर्किट बना, ये बन गई 9 वोल्ट की बैटरी, 3 बाई टू 3 बाई टू 3 बाई 4 ओम का ये रेसिस्टर बन गया, और ये 1 बाई टू ओम का रेसिस्टर है। तो 1 बाई टू ओम के रेसिस्टर से अब करंट कितना जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है कि अभी सर्किट तो मैं दिख रहा होगा बड़ा ही अजीब सा हो गया सर, इसमें तो पता ही नहीं चलेगा। हमने कहा अभी हम रिवर्स में तोड़ देंगे, तो मैंने कहा आई विल बी इक्वल्स टू, अब सबसे पहले करंट निकालता हूं, आई विल बी इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ईएमएफ डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट। ये कितना है 9 डिवाइडेड बाई कितना है 3 बाई 4 प्लस 1 बाई टू, तो ये हो जाएगा आपका 4, ये हो गया 3 प्लस 2, तो 9 चौक 36 बाई 5 एम्पियर, 36 बाई 5 एम्पियर यहाँ से जा रहा है। अब देख, अगर 36 बाई 5 एम्पियर यहाँ से जा रहा है
ठीक है, तो यही 1/2 से जाएगा, यानी कि 1/2 से आपका जाएगा 36/5 एम्पियर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 5 7 35, 7.2 एम्पियर 1/2 से जा रहा है। 1/2 से यहाँ ये भी 1/2 ही है। ठीक है, तो 7.2 एम्पियर। ठीक है, 1/2 से 7.2 जा रहा है, यानी कि ये आपका 1/2 है। ठीक है, ये आपका 1 ओम था, ये आपका 1 ओम था। ठीक है, अब 1 ओम और 1 ओम जा रहा है, तो इसको मिलकर के 1/2 है, 7.2 7.2, तो बेसिकली ये 3.6 जाएगा। ठीक है, और मुझे लगता है ये 12 है, तो 12 ओम वाली बैटरी जीतेगी, तो ऐसा कुछ करंट जाएगा। ठीक है, इवन में पोलैरिटी भी शायद मैंने सही बनाई है यार, मैंने पोलैरिटी यहाँ पे उल्टी कर दी है, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, क्योंकि जब ये ऐसे जाएगा तो उल्टी पोलैरिटी होगी, उल्टा बना दिया मैंने, बैटरी की पोलैरिटी उल्टी। मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना था, तो हालांकि कोई आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी सही करने के लिए मैं पोलैरिटी सही बना देता हूँ, एक ऐसा एक ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर भी पोलैरिटी ऐसी नहीं उल्टी बनेगी। नाइन, तो करंट जो है ऊपर ना जाके करंट नीचे जाएगा, यहाँ पे ऐसा, यहाँ ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे भी करंट ऐसा, यहाँ करंट ऐसा। तो करंट अगर ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर भी करंट ऊपर जाएगा, 7.2 एम्पियर ऊपर जा रहा है, यानी कि यहाँ से और यहाँ से करंट आकर के मिल रहा है, 7.2 एम्पियर ऊपर जा रहा है, तो यहाँ से कितना जाएगा, आधा और आधा, 7.2/2। ठीक है, तो 3.6 एम्पियर यहाँ से, 3.6 एम्पियर यहाँ से। चल भाई, तो करंट थ्रू कौन सा, अभी इस रेजिस्टेंस को नाम कितना दिया है, R2 और R4 बोला है। ठीक है, इन दोनों रेजिस्टेंस को बोला हुआ है R2, इसको बोला हुआ है R4। R2 और R4 से कितना जा रहा है, 3.6 एम्पियर जा रहा है। ठीक है, 3.6 एम्पियर बना देता हूँ, R2 R4, केवल R2 ही बोला है, 1.2 एम्पियर लिखा है। ठीक है, सही कर रहा हूँ ना, 1 और 1 मिलके 1/2 हो गया, ये 1 ही रहा, ये 1 ही रहा, ये 1/2 हो गया, ये 1/2 हो गया, 1 और 1/2 मिलकर के 3/2 हो गया, 1 1/2 मिलकर के 3/2 हो गया। बैटरी लगा दी है, एक ही है बैटरी, इसको दिखा दिया है मैंने इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं करंट दिखा रहा हूँ, अगर मैं उससे भी करता 0 वोल्ट, 6 इंटू 1/2, 12 इंटू 6 इंटू 3/2, 12 इंटू 3/2, 3/2, 3/2 से 3 हो गया, 9 हो गया, ये 18 हो गया, 18 28 27/3, 9 वोल्ट, 9 वोल्ट, 3/4, ये दोनों आपस में पैरेलल में होते हैं, 3/4 हो गया, और ये 1/2 हो गया। ठीक है, 3/4 1/2 सीरीज़ में है, तो 1/2 प्लस 3/4 0.75 और 0.5, तो 1.25, 5/4 कुछ आएगा, तो 5 4 आ गया, 9 चौक 36, 36/5। ठीक है, 5 7 35, 7.2 एम्पियर कुछ ये जाएगा, 7.2 एम्पियर इधर से जा रहा है, 1/2 से 7.2 गया, 1/2 से 7.2, तो ये इसका मतलब ये 3.6 और एक साथ 7.2, तो इससे 3.6 ही आ रहा है। ठीक है, R2 से जो आ रहा है वो 3.6 आ रहा है, बस मैं कंफर्म ही कर रहा था। ठीक है, और ऐसे ही बाकी सारे भी निकाल लेना। अब क्या आ गया, अब अगर ये 3.6 आ चुका है, चाहो तो यहाँ पे इसको, अच्छा ये निकालना है तो अब चाहो तो ये भी कर सकते हो। देखो अब तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहो तो निकाल सकते हो इसको, या तुम चाहो तो यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो इंडिविजुअली, कि मैंने कहा यार 7.2 एम्पियर यहाँ से आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ का मैं वोल्टेज मान लेता हूँ 0 वोल्ट है, यहाँ का वोल्ट मान लिया 0, तो I इंटू R। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18/5 वोल्ट माइनस 18/5 वोल्ट, यहाँ का वोल्टेज हो जाएगा -6 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ से निकाल देना कितना करंट आएगा, ऐसे यहाँ से निकाल देना, तो बेसिकली अब सर्किट को सॉल्व करना है। ठीक है, -12 वोल्ट,
तो इन दोनों से कितना जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये जो भी करंट होगा, लेट से मैंने इसको बोल दिया I1, तो I1 विल बी इक्वल्स टू V/R, तो -18/5 -6/R क्या है 3/2, तो ये हो जाएगा 6 - 18/5 डिवाइडेड बाई 3/2, 6 पंजे 30, 30 - 18, तो कितना हो गया 30 - 18 12, 12/5 डिवाइडेड बाई 3/2, तो ये हो जाएगा ऊपर जाएगा 24, 24/15 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, और इसको कर दूं पंजे 15, 13, 24, 8/5 यानी कि 1.6 एम्पियर। ठीक है, अब ये 1.6 एम्पियर आ गया। अब ज़रा देखो, तो 1.6 एम्पियर यहाँ से आ रहा है इस वाली ब्रांच से, तो बचा हुआ आप आराम से निकाल सकते हो। ये 1.6 आ रहा है, यहाँ से 1.6 जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अगर ये वाला 1.6 एम्पियर आ रहा है, तो अगर मैं ये भी बोल सकता, एक मिनट, ये तो पोलैरिटी अलग है यार, मैंने कुछ गड़बड़ किया है भाई, पोलैरिटी अलग है यार, कैलकुलेशन मिस्टेक भयानक हुई है, सारे ही रायते फैल गए। अरे यार, इक्विवेलेंट ही गड़बड़ आया है, सही नहीं आया है, इसीलिए, क्योंकि जब इसको मैं ऐसे दिखाता तो ये बैटरी ऊपर की ओर बनती और वो बैटरी सही बनाई थी, ये ऐसे कुछ आएगा, पोलैरिटी उल्टी बना दी, और पोलैरिटी उल्टी बना दी तो सारी कैलकुलेशन वगैरह सब रखा रह गया। इसीलिए KCL KVL में इतने रायते फैलते हैं, क्योंकि दोनों बैटरीज आपस में लड़ाई कर रही हैं। अब चाहो तो तुम KCL से करो, चाहो KVL से करो, किसी से भी करो, या चाहो तो बैटरी से अभी भी बनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। मैं एक बार करके भी दिखा देता हूँ, बैटरी से ही करके दिखाता हूँ अब मैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 6 × 3/2, 12 × 3/2, तो इक्विवेलेंट जो आएगा 12 × 3/2 -6 × 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 + 3/2, तो ये हो जाएगा 18 - 9 डिवाइडेड बाई 3, 9/3, 3 वोल्ट बनेगा, जो हमने अभी पहले कैलकुलेट किया था। तो 3 वोल्ट बनेगा और इसकी बैटरी की पोलैरिटी जीतेगी, तो 3 वोल्ट की बैटरी, आर इक्विवेलेंट तो अभी भी 3/4 ही रहेगा। ठीक है, तो मैं पोलैरिटी जो जीत रही है 12 वोल्ट, उसी की साइड दिखा देता हूँ। और ये आपका बीच वाला रेसिस्टेंस जो 1/2 है, ये वैसा की वैसा ही रहेगा इंटैक्ट, तो 1/2 ओम, 3/4 ओम, और ये बन गई आपकी 9 वोल्ट की बैटरी, सॉरी 3 वोल्ट की बैटरी। तो अब जो आपका सर्किट बनेगा, करंट कितना आएगा, तो I विल बी इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 3/4, 3 डिवाइडेड बाई 2 + 3 5/4, 4 × 12/5, 2.4 एम्पियर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से जाएगा 2.4 एम्पियर, यहाँ से जाएगा 2.4 एम्पियर, क्योंकि 12 वोल्ट जीत रहा है। ठीक है, अब 2.4 जा रहा है यहाँ से, ठीक है, और 2.4 अगर यहाँ से जा रहा है तो बेसिकली यहाँ पे आधा आधा हो जाएगा, 2.4 का आधा 1.2 हो जाएगा। टू 4/2 1.2 एम्पियर, 1.2 एम्पियर। ठीक है, तो 1.2 एम्पियर करंट आएगा, 1.2 ही है क्या, सही है, मतलब ये ऑप्शन सही है। ठीक है, तो 1.2 एम्पियर करंट आएगा। अब R1 से निकालना है, R3 से, R5 से। ठीक है, सेम इसी तरीके से आपको अब निकालना है। अब जब आपको पता चल चुका है यहां से 2.4 एम्पियर करंट जा रहा है या यहां से 1.2 जा रहा है, ठीक है, आप चाहो तो अब यहां से भी सॉल्व कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने लेटेस्ट से यहीं से सॉल्व कर दिया, तो मैंने कहा इसका पोटेंशियल मान लेता हूं 0 वोल्ट।
तो माइनस आई इंटू आर, तो 1/2 इंटू 2.4 यानी कि माइनस 1.2 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, 0 वोल्ट ये है, चल भाई माइनस 1.2 ये रहा। अगर मैंने कहा करंट यहाँ से अभी निकलेगा, नहीं निकलेगा अभी यहाँ से। ठीक है, तो 2.4 चल यहाँ से निकाल देता हूँ करंट। ठीक है, अगर मैंने यहाँ का वोल्टेज माना 0 वोल्ट, तो आई इंटू आर, तो माइनस 1.2 वोल्ट। यहाँ का हो गया 0 वोल्ट, यहाँ का हो गया 6 वोल्ट, 6 माइनस माइनस 1.2। अब ये वाला करंट क्या होगा, I1। तो मैंने कहा I1 विल बी इक्वल्स टू V, यानी कि 6 माइनस माइनस 1.2 डिवाइडेड बाई R। R क्या है, 3/2, तो 7.2 डिवाइडेड बाई 1.5। ठीक है, पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 24/5 यानी कितना हो गया, 5 चौक 20, 4.8 एम्पियर हो गया। ये 4.8 एम्पियर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर 4.8 एम्पियर आया, मतलब मैंने ये जो बैटरी है ये डायरेक्शन गड़बड़ बनाई है। ठीक है, तो यहाँ पे करंट कितना जा रहा है, 4.8 एम्पियर ये गया। तो 4.8 एम्पियर मतलब 6 वोल्ट की बैटरी से 4.8 जा रहा है, तो ये हो गया 4.8 एम्पियर। ठीक है, तो करंट थ्रू 6 वोल्ट, यानी कि 6 वोल्ट वाला कौन सा है, R3 से 4.8 होगा। R3 से 4.8 बिल्कुल सही दिखा है। ठीक है, अब ये 4.8 जो है यहां से गया 4.8, ये दोनों जगह बटेगा तो 2.4 और 2.4 हो जाएगा। ठीक है, चल भाई R5 से 2.4 जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और ये क्या है, R1 से 7.2, तो अब इस वाली बैटरी से निकाल लो। अगर ये निकाले, अब तीसरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 2.4 ऊपर आ रहा है, 4.8, 2.4 प्लस 4.8 ये कितना हो जाएगा, 7.2 ही बन रहा है। बहुत बढ़िया, तो 7.2 ही 12 वोल्ट से जाएगा, 7.2 ही यही जाएगा। ठीक है, यहां से 1.2 जा ही रहा था। ठीक है, तो 7.2 ये भी सही है, चारों ही ऑप्शन सही आ रहे हैं। ठीक, चल भाई कैलकुलेशन ऐसे सवालों में बहुत गंदी जाती है। किरचॉफ्स लॉ से अगर सवाल बन करके आते हैं तो ऐसे सवालों में न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन लंबी जा सकती है, मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा। अगला सवाल सॉल्व कीजिए। चलो यार, तो क्या बोल रहा है यहां पर देखना, बोला हुआ है कि 2 रेसिस्टेंसेस R1 ये x ओम है। ठीक है, x ओम एंड 1 ओम आर कनेक्टेड टू अ वायर AB। ठीक है, AB वायर से कनेक्ट किया, R1 और R2 है, ये हमारा x ओम है और ये है हमारा 1 ओम है। इसको AB से कनेक्ट किया हुआ है ऑफ यूनिफॉर्म रेसिस्टिविटी एज शोन इन फिगर। ठीक है, द रेडियस ऑफ वायर वेरीज लीनियरली अलोंग इट्स एक्सिस। ये जो वायर है ये यूनिफॉर्म वायर नहीं है, इसकी रेडियस बदल रही है। ठीक है, ओके, 0.2 से एट A टू 1 mm एट B। गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया है सेंटर ऑफ द वायर से एंड 50 सेंटीमीटर पर कनेक्ट किया है। ठीक है, अलोंग इट्स एक्सिस एंड शोज 0 डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है। When A and B are connected to the battery, the value of X is। तो बेसिकली सवाल को समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारे पास बेसिकली ये बोल रहा है कि इस तरीके का वायर है। ठीक है, 1 मीटर लंबा वायर है, मतलब 100 सेंटीमीटर लंबा वायर है। यहां पर इसकी रेडियस जो है वो 0.2 मिलीमीटर है और यहां पर इसकी जो रेडियस है वो है 1 मिलीमीटर। यहां जो रेडियस है इट इज 1 मिलीमीटर। ठीक है, बोल रखा है ना, हाँ 0.2 मिलीमीटर एक जगह है, 1 मिलीमीटर दूसरी जगह है, एट बी 50 सेंटीमीटर बीच में कनेक्ट किया है। एक एक्स ओम है, दूसरा आपका 1 ओम है। ठीक है, 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। चल यार, तो अगर मेरा यहां पर आपका ऊपर आपका एक है एक्स ओम, दूसरा है 1 ओम और यहां से मैंने गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया है, 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, अब जरा देखना सॉरी,
बेसिकली मुझे ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज वाली कंडीशन दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे बैटरी लगा दी, बैटरी लगाओ नहीं लगाओ, मतलब अब दिखाना चाहो तो दिखा दो, कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। अब जरा देख ये क्या है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, R1/R2 R3/R4। मैं ये मान लेता हूं कि यहां पर भी ये एक रेसिस्टेंस इस वाले पोर्शन का और एक रेसिस्टेंस इस वाले पोर्शन का, ठीक है, R3 R4। तो कंडीशन क्या बनेगी, X/1 इज इक्वल्स टू R3/R4। बस अब कहानी है R3 और R4 निकल आए तो मेरा X की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। तो R3 कितना होगा, मैंने कहा यार अब देख 100 सेंटीमीटर, सबसे पहले रो एल अब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्यों, अलग अलग जगह एरिया अलग अलग है। तो मैंने कहा यार किसी भी X डिस्टेंस पर लेटस से मैंने एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया, ठीक है। तो इसका रेडियस क्या होगा, स्मॉल r मान लूं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, रो एल अपॉन ए, तो डी आर कितना हो जाएगा, डी आर विल बी इक्वल्स टू छोटा सा रेसिस्टेंस, ठीक है, रो डी एक्स डिवाइडेड बाई एरिया ए, रो डी एक्स डिवाइडेड बाई एरिया ए कितना हो जाएगा, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये डी आर हो जाएगा। अब टोटल रेसिस्टेंस निकालना है, जैसे फॉर एग्जांपल R3 निकालना है, ठीक है। तो 0 से लेकर के मैंने कहा इसका R3 किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन, रो तो बाहर ही ले लूं, रो अपॉन पाई dx अपॉन आर स्क्वायर, कहां से कहां तक, 0 से लेकर के 50 सेंटीमीटर तक, ठीक है। और वहां पर 50 से 100 हो जाएगा R4। चल भाई, तो रो अपॉन पाई और ये क्या हो जाएगा 1/r²। r कितना होगा, मैंने कहा यार अब यहां पर कितना है देख, 100 सेंटीमीटर जाने पर, 100 सेंटीमीटर जाने पर कितना बढ़ रहा है, बढ़ रहा है 0.2 से 1 mm, मतलब 0.8 मिलीमीटर बढ़ रहा है। ये डेल्टा आर है, ये आपका लेंथ है या एक्स बोल दूं, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर जाने पर कितना बढ़ेगा, 0.8/100 मिलीमीटर बढ़ेगा। तो x सेंटीमीटर जाने पर कितना हो जाएगा, 0.8/100 x मिलीमीटर हो जाएगा। ये आपका डेल्टा आर है। तो r कितना हो जाएगा, r विल बी इक्वल्स टू 0.2 प्लस इतना, तो इतना रेडियस बड़ा है, ठीक है, तो प्लस 0.8/100x, ठीक है। वैल्यू छाप देता हूं यहां पर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, dx डिवाइडेड बाई 0.2 प्लस 0.8x/100, ठीक है। ये r हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। भाई कैलकुलेशन पे गंदी होती जा रही है। चल 0.2 का स्क्वायर यहाँ पे चाहे हो तो कॉमन ले लूँ, रो पाई 0.2 का स्क्वायर, जब रेशियो लूँगा तो वैसे भी 0.2 का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ठीक है। dx डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस 4/100 x/25 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, सॉल्व कर लेना जो भी आएगा। R3 R4 से ये सब चीज़ें तो कट जाएंगी, ठीक है। एक 0 से 50 x इज इक्वल्स टू 0 से 50 और नीचे आ जाएगा 50 से 100। मैंने कहा रेडियस और कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, रीज़न बीइंग यूनिट भी सब कुछ कट रही होगी, मतलब x सेंटीमीटर में, 100 भी सेंटीमीटर में, बाकी सब चीज़ें कट ही चुकी हैं। अगर ये पूरी रेडियस मिलीमीटर स्क्वायर में है, नीचे भी मिलीमीटर स्क्वायर में आएगा, सब कुछ कट ही जाएगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ 1 प्लस x/25 का स्क्वायर dx अपॉन 1 प्लस x/25 का स्क्वायर। बस ये कहानी बच गई है, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ 25 का स्क्वायर, बाहर ले लेता हूँ, 25 के स्क्वायर से 25 का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, dx अपॉन 25 प्लस x का होल स्क्वायर, dx अपॉन 25 प्लस x का होल स्क्वायर। बस अंतर सिर्फ इतना है, ऊपर आपका 0 से 50 है R3, नीचे आपका 50 से 100 है R4। 1 अपॉन एक्स की पावर -2 कितना होता है, ठीक है, एक्स की पावर -2 माइनस एक्स की पावर -1 होता है, तो -1 अपॉन 25 प्लस एक्स -1 अपॉन 25 प्लस एक्स, लिमिट 50 से 100,
लिमिट 50 से, सॉरी 0 से 50, तो माइनस लगा हुआ है इसीलिए उल्टी कर दूं लिमिट, ठीक है। तो अगर मैं लिमिट को पलट दूं तो ये क्या बन जाएगा, 1/25 माइनस 1/75, 50 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 1/25 प्लस 50, 75 माइनस 1/125, ठीक है। तो 3/75 माइनस 1/75, 2/75 डिवाइडेड बाई 25 कॉमन ले लूँ, 1/25 कॉमन ले लूँ, 1/3 माइनस 1/5, तो ये हो जाएगा एलसीएम 15, 5 माइनस 3 2, तो 2/15 ये आ जाएगा। तो 2 से 2 खत्म हो गया, 25 या 75, 3 हो गया, ये हो गया 3 5 15, तो आंसर 5 आ गया, ठीक है। ये आंसर आ गया। कैलकुलेशन आपको करनी है, बेसिकली तरीका ये है, अब कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन गंदी गई है, ठीक है। और एक चीज़ ये ना सोचें कि जेईई एडवांस में सर ऐसे सवाल तो बहुत टाइम ले रहे हैं, तो सर पूरा पेपर कैसे होगा। भाई 16 से 17 सवाल एक पेपर में आ रहे हैं जो कि आपके 1 घंटे में आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और 1 घंटे में आप 16-17 में से 8-9 सवाल भी अगर आप बना लोगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर करके आ जाओगे, ठीक है। तो टाइम का कंस्ट्रेंट नहीं होता है एडवांस में, आपको बस क्वेश्चन बनने चाहिए, ठीक है। पहली चीज़ तो उन 16-17 में से ये पहचानना कि ये क्वेश्चन हम पे बनेगा कि नहीं बनेगा, वो भी एक बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन का सिलेक्शन भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो सवाल डेफिनेटली लेंदी है, गंदा जा रहा है, पर क्या करें, 5 आंसर आ गया, ठीक है। चलो अगला सवाल ये देखो, सॉल्व करो इसको। चल यार, ठीक है। क्या बोल रहा है यहां पर इस सवाल में बोला हुआ है इन द बैलेंस कंडीशन, ठीक है। बैलेंस्ड कंडीशन में यहां पर सबसे पहले बात कर रहा है वैल्यूज ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ द 4 आर्म्स ऑफ अ व्हीटस्टोन ब्रिज आर शोन इन द फिगर बिलो। आपको 4 आर्म्स का रेसिस्टेंस दे रखा है बैलेंस में, 30 और 60 और 5 300 100 500, ठीक है। बैलेंस कंडीशन है। द रेसिस्टेंस R3 हैज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ 0.004 per degree Celsius. Temperature of R3 is increased by 100 degree Celsius. Voltage developed between S and T. आपको बताना है S और T के बीच में कितना वोल्टेज डेवलप होगा। तो अगर मैंने 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया है तो आपका जो नया रेसिस्टेंस हो जाएगा R3 डैश, इट विल बी इक्वल्स टू R3 ओरिजिनल रेसिस्टेंस 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। तो R3 कितना है, 300 है, 1 प्लस 0.004 इन सॉरी 0004 इंटू 100, ठीक है। तो 10 की पावर 1 2 3 4 माइनस 3, ठीक है। तो 300, 1 प्लस 0.04, तो 1.04 इंटू 300, 4 थी अब 12, 312 ओम हो चुका है, ठीक है, नया रेसिस्टेंस। अब जरा देखिएगा हमारे पास सर्किट क्या है, बेसिकली वोल्ट मीटर तो खाली आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, ठीक है। पहला रेसिस्टेंस आपके पास ये 100 ओम है, ये अब आपके पास 312 ओम है, बीच में बैटरी बनाई हुई है, ठीक है। 100 ओम, सॉरी 60 और 312 हो गया है ना, और 50 वोल्ट की बैटरी है, 60 ओम 312 ओम, 50 वोल्ट की बैटरी है। वोल्ट मीटर सिर्फ आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिखाने के लिए दिया गया है और उसका कोई काम नहीं है। ये शायद 100 ओम है, ये 500 ओम है, ठीक है। ये कुछ ऐसा सीन है, 100 और 500। और अब आपको अलग अलग पॉइंट्स हैं S और T, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ये पॉइंट आपका S है, ये पॉइंट आपका T है। ध्यान दीजिएगा अब ये बैलेंस्ड कंडीशन नहीं है, ठीक है। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज अब आपका नहीं बचा है। तो लेकिन एक बात है, आपको यहां पर क्या है, ये बीच में वोल्ट मीटर लगाया है। वोल्ट मीटर का मतलब क्या होता है, वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो ये अभी भी कैसा है, ओपन सर्किट। तो ये दोनों अभी भी सीरीज में, ये दोनों अभी भी सीरीज में है। तो अब आपको ये सर्किट सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। लेट अस से मुझे इसका वोल्टेज मैंने मान लिया 0 वोल्ट,
ठीक है। करंट कैसा जाएगा, जो भी करंट होगा कुछ करंट यहां पर बटेगा, कुछ करंट यहां पर बटेगा, तो यहां पर I1 कितना हो जाएगा, I1 विल बी इक्वल्स टू वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस V 50 डिवाइडेड बाई R1 60 प्लस 312, ठीक है, ये आपका I1 हो जाएगा। ऐसे ही I2 निकाल लीजिए, 50 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 500 यानी कि 600, 1/12 एम्पियर, ठीक है। यहां पर कितना हो जाएगा, 50/372 एम्पियर। चल भाई, अब मैंने कहा यार यहां का जीरो माना, करंट कहां जा रहा है, इधर जा रहा है I1, और यहां से करंट इधर आ रहा है I2, ठीक है। तो मैंने कहा यार सबसे पहले यहां का वोल्टेज क्या हो जाएगा, इस वाले पॉइंट का वोल्टेज 0 वोल्ट, यहाँ का हो जाएगा -I1R, करंट के अलोंग जाता हूं तो -I1 इंटू 312, फिर यहां जा रहा हूं तो प्लस होगा, और तो यहाँ का क्या हो जाएगा, तो माइनस वोल्टेज ऑफ T इज इक्वल्स टू -I1 इंटू 312 प्लस I2 इंटू 500, माइनस I1 कितना है 50, 372 इंटू 312 प्लस I2 कितना है 1/12 इंटू 500, ठीक है। जो भी आएगा सॉल्व कर दीजिएगा, अब मुझे नहीं पता, ठीक है, क्या आ रहा है, इतनी मेहनत अब तुमको करनी है, ठीक है। चल यार, अगला सवाल सॉल्व कीजिए। चल भाई, तो देखना यार, बड़ा देखने में बड़ा ही डरावना सा और खतरनाक सा सवाल दिख रहा है, लेकिन लॉजिकली ये सवाल बड़ा आसान है। बोल रहा है इन ऑर्डर टू मेजर इंटरनल रेसिस्टेंस R1 ऑफ अ सेल, इस सेल का R1 इंटरनल रेसिस्टेंस EMF E है, ठीक है। मीटर ब्रिज ऑफ वायर ऑफ रेसिस्टेंस 50 ओम, ठीक है, मीटर ब्रिज का वायर जो यूज किया गया जिसकी रेसिस्टेंस कितनी है 50 ओम है, तो इसका रेसिस्टेंस है 50 ओम, ठीक है। एंड रेसिस्टेंस R0 बाई 2, ठीक है, ये दिया हुआ है, एंड अ सेल ऑफ अनदर सेल ऑफ EMF E/2 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R, ठीक है, एंड अ गैल्वेनोमीटर आर यूज्ड इन द सर्किट, ठीक है, एज शोन इन फिगर। नल पॉइंट मिल रहा है 72 सेंटीमीटर पर, वैल्यू ऑफ R1 इज, हमें R1 की वैल्यू बतानी है। मैंने कहा 72 सेंटीमीटर पर नल पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। मैं सिंपल सी बात बोलूं, ठीक है, अगर नल पॉइंट मिल रहा है मतलब इस वाली ब्रांच से कोई भी करंट नहीं जा रहा है, अगर इस वाली ब्रांच से कोई करंट नहीं जा रहा है तो क्या होगा, ये एक पूरा का पूरा सीरीज बन जाएगी, मतलब इस वाली ब्रांच में क्या करंट जाएगा, इस वाली ब्रांच में जो भी करंट जाएगा I, इट विल बी इक्वल्स टू आपका जो EMF E है डिवाइडेड बाई आपका रेसिस्टेंस, तो इसमें क्या है 50 ओम रेसिस्टेंस है, ठीक है, प्लस यहां का रेसिस्टेंस क्या है R0 बाई 2 है, R0 50 है मतलब 25 हो जाएगा ये, है ना, तो प्लस 25 प्लस R1, तो E डिवाइडेड बाई 75 प्लस R1, ये हो गया। अब जरा देखो, इस वाली ब्रांच से करंट कब नहीं जाता है, तो करंट तब नहीं जाएगा जब जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस है वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस हो जाए, वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस हो जाए। मैंने कहा इसके अक्रॉस क्या है E माइनस आई R1 होगा, ठीक है, इसके अक्रॉस क्या होगा I इंटू R0 बाई 2 हो जाएगा, मैं सीधा सीधा यहीं से लेता हूं, ठीक है। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V पोटेंशियल डिफरेंस फॉर नल डिफ्लेक्शन। नल डिफ्लेक्शन की कंडीशन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R0 बाई 2 शुड बी इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस E/2 बैटरी, ठीक है। R0 बाई 2 के अक्रॉस क्या है I, जो भी I है इंटू R0 बाई 2, और इसके अक्रॉस क्या है I तो 0 है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस इस R के अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा नहीं, ठीक है। इसके अक्रॉस क्या है E/2 है, ठीक है। I किसके बराबर है, I आपका है E 75 प्लस R1 इंटू R0 बाई 2 कितना है 25 इज इक्वल्स टू E/2, ठीक है। एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, R0 बाई 2 नहीं है, R0 बाई 2 के अलावा ये भी तो रेसिस्टेंस है, ठीक है। I इंटू R0 बाई 2 प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R0 बाई 2
प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कितनी है, मीटर ब्रिज है ना, 100 माइनस एल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आई इंटू आर नॉट बाई 2 प्लस, अब इस वाले पोर्शन का रेजिस्टेंस कितना है, तो मैंने कहा यार अगर L 72 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, ठीक है। ये लेंथ हो गई 28 सेंटीमीटर। अब बताओ 100 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, 50 ओम है, तो 1 सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा 50/100 यानी कि 1/2 ओम हो जाएगा। तो 28 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस 14 ओम हो जाएगा, 14 ओम रख दो, ठीक है। तो R0/2 कितना हो गया आपका 25 प्लस 14, वैल्यू रख दी, ठीक है। तो I की वैल्यू क्या है, E/75 प्लस R1 और इंटू 25 प्लस 14 35 39 इज इक्वल्स टू E/2, ठीक है। E से E खत्म हो गया, 75 प्लस R1 इज इक्वल्स टू 39 इंटू 2, तो R1 कितना आ जाएगा 39 इंटू 2 40 80 माइनस 4 9 दूनी 18 3 दूनी 6 1 7 78 माइनस 75, R1 शायद 3 ओम आ गया है। अगर मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करी है तो ये आपका R1 की वैल्यू आ गई है, ठीक है। चल भाई चलो अगला सवाल ये रहा, सॉल्व कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है आपसे, इन द फॉलोइंग सर्किट करंट थ्रू रेसिस्टर आर इज आई, द वैल्यू ऑफ आई, ठीक है। आपको इससे करंट निकालना है, ठीक है। तो मैंने कहा बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, इसको बस सॉल्व करते जाओ। यहां पर नोटिस कीजिएगा, अगर आप इस वाले रीजन में नोटिस करोगे तो 1/2 2/4 व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, मतलब क्या हो गया, ये बीच वाला रेसिस्टर मर गया। अब ये सर्किट क्या बन गया, अब ये आपका जो सर्किट बना है, मैं यहां पे पहला सर्किट यहां से दिखाता हूं, ठीक है। एक ये हो गया है, एक ये हो गया है, एक आपका ये हो गया है रेसिस्टर, एक आपका ये वाला रेसिस्टर हो गया है, एक रेसिस्टर ये हो गया है, एक रेसिस्टर ये हो गया है, ठीक है। तो 1 ओम 2 ओम और ये हो गया है 2 ओम, ये हो गया है 4 ओम, यहां पर बीच में फिर से मैंने रेसिस्टेंस डाल दिया है एक 10 ओम और यहां पर क्या है 12 ओम, और ये कितना है, ये है आपका 4 ओम, ये है आपका 12 ओम, ये है आपका 6 ओम, ठीक है। और ये 6.5 वोल्ट है। अब जरा देखिएगा 2 और 1 3, ये दोनों कंबाइन हो गए 3 ओम बन गया, 4 और 2 6, और ये आपस में कंबाइन होंगे, ये दोनों पैरेलल में है, तो 6 और 3 2 ओम बनेगा। अरे इतनी बार कैलकुलेशन करी हुई होती है कि अपने आप रिजल्ट याद हो जाते हैं यार, 6 ओम और 3 ओम क्या बनेगा 2 ओम बन गया, तो ये मिलकर के 2 ओम बना। अब ये जो सर्किट बना है वो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला रेसिस्टर जो हमको पता नहीं है, ये वाला रेसिस्टर 6 ओम है, ये वाला रेसिस्टर आपका 2 ओम है, बीच में आपका 10 ओम, इनको कंबाइन करके 2 ओम बना है, ठीक है। ये 6 ओम है, बीच में आपका 10 ओम है, फिर नीचे आपका 12 ओम है, यहाँ आपका 4 ओम है, और जैसे ही मैंने ये देखा मुझे पता चला ये बीच में फिर से ख़त्म हो गया। तो अब क्या हो गया, 4 और 2 6, 12 और 6 18, ठीक है। तो 6 और 18 कितना होता है 6 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 18, तो 6 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 24, 6 चौक 24, 9/2 यानी कि 4.5 ओम ये आ गया, ठीक है। तो यानी कि इस पूरे सर्किट का मिला मिलू करके आया 4.5 ओम, ये हो गया 4.5 5.5 6.5, करंट आ रहा है 1 एम्पियर, ठीक है। 4.5 प्लस आर, तो ये आई कितना हो गया, आई आ गया 1 एम्पियर, सीधा सीधा सॉल्व कर दीजिएगा, आई इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर, ठीक है।
बस अगर ये 4.5 प्लस 2 6.5, वी भी 6.5 है तो आई कितना हो गया 1 एम्पियर, हो गया सॉल्व। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास के लिए इतना ही। ठीक है, अगली क्लास में हम अगला चैप्टर फिर बात करेंगे। आज का होमवर्क है आपका करंट का लेवल 3 और लेवल 4। ठीक है, एक्सरसाइज मॉड्यूल से आपको करना है, मॉड्यूल का लेवल 3 और लेवल 4। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, चलो यार, तो मिलेंगे फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।